अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जिन पर हम प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। बल्दियाती इंतखाब के तीसरे मरहले में कराची से पंजाब तक इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 4 घंटे बाकी। कराची में MQM और जमात इस्लामी की स्ट्रैटेजी क्या है, और पंजाब में नून लीग हैट्रिक करेगी या तहरीक इंसाफ साख बचाने में कामयाब हो सकेगी। बात करेंगे पार्टी रहनुमाओं से और शामिल करेंगे खुसूसी तज्जिया। मुल्ला उमर की वफात की खबर से मुतासिर होने वाले अफगान मुज़ाकरात क्या एक बार फिर मुल्ला मंसूर के जख्मी होने की गैर मुसद्दिका खबर से मुतासिर हो जाएंगे? और क्या भारत से ताल्लुकात के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट के अलावा इमरान खान को भी मनाना होगा? खुसूसी गुफ्तगू करेंगे साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद कसूरी साहब से। मिलिट्री पुलिस के जवानों के कत्ल का असलहा पहली बार कराची के साउथ जोन में इस्तेमाल हुआ। कालेदम तंजीमों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारियां, तहकीकात कहां तक पहुंची, ये सवाल करेंगे केस की तफ्तीश करने वाली टीम के सरबरा DIG साउथ डॉक्टर जमील अहमद साहब से। अमेरिका में मास शूटिंग का एक और बदतरीन वाकया, मुल्जिमान का ताल्लुक पाकिस्तान से भी निकला। अमेरिका जैसे मुल्क में इंतहाई खतरनाक असलहा इंतहाई आसानी से दस्तयाब क्यों, और असलहे का फैलाव अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के लिए किस कदर खतरनाक है, बात करेंगे प्रोग्राम में। जी हाँ, आज की जी हिट्स प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको आज का सवाल दिखा दें जो कि ट्विटर पर GFG पोल की सूरत में नजर आता है। आज का सवाल हमने कैलिफोर्निया वाकये के मुतालिक किया है कि इस वाकये के सामने आने के बाद आपका ख्याल क्या है कि गन कंट्रोल किस मुल्क का ज्यादा मसला है? ऑप्शन है अमेरिका, पाकिस्तान या दोनों मुल्क का यकसा। आप ट्विटर पर GFG पर जाइए अकाउंट पर, और वहां पर ये पोल इस वक्त ओपन है। आप अपनी राय दीजिए और प्रोग्राम के आखिर में हम आपकी राय दिखाएंगे भी। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जो आज की टॉप स्टोरी हमारी वो कराची और पंजाब के कुछ अजला में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के मुतालिक है। कराची में जहां 10 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और रिवायती हरीफ जमातें जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं, वक्त कम रह गया है क्योंकि इंतखाबी मुहिम खत्म होने में अब से सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं, और इन दोनों हरीफ जमातों के दरमियान कराची का बल्दियाती इंतजाम संभालने के लिए मुकाबला बहुत सख्त है और वक्त बहुत कम रह गया है। कराची की डायनेमिक्स भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा पंजाब के जो रिमेनिंग अजला हैं उनमें बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला होने के लिए जा रहा है। पहले 2 मरहलों की तरह क्या नून लीग इस तीसरे मरहले में भी अपनी हैट्रिक पूरी करेगी, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहीं ना कहीं अपनी सियासी साख बचाने में कामयाब हो जाएगी, कम से कम पंजाब में, और तीसरे मरहले में एक आखिरी छक्का लगाने में कामयाब हो जाएगी? इन दोनों मराहिल पर, इन दोनों इलाकों में, कराची में और पंजाब के मुतालिक हम बात करेंगे, लेकिन पहले जिक्र कराची का। और कराची में सबसे पहले जो स्टेक होल्डर हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनसे हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज नईमुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। और ये बताएं कि अब आपके पास सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं इंतखाबी मुहिम खत्म करने के लिए, तो तैयारी कितनी है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है 5 दिसंबर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तैयारी तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी की है, बहुत बड़े पैमाने पर डोर टू डोर राब्ते हुए हैं, और हमने मोमेंटम बनाने के लिए भी जितनी बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती थी, ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारी एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर मुफाहमत, एडजस्टमेंट और इत्तेहाद हुआ है, और जिसके नतीजे में कराची के लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई है कि अब हालात बदल सकते हैं। हमारा तो एजेंडा ये है कि जो 28-30 साल का सफ़र है कराची का, अब बदलना चाहिए, कराची की शिनाख्त बदलनी चाहिए, कराची को बदलना चाहिए। हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे पास पूरा एजेंडा भी मौजूद है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, इसके पानी के मसले हैं, इसके जो है वो कचरा कुंडी पूरी कराची बन गई है, हम इसको जो है वो साफ़ करना चाहते हैं, और इसके लिए हम दोनों जमातों ने इश्तराक अमल किया है, इसलिए कि हम ये देख रहे हैं कि दोनों के मिले बगैर
लोगों की डिमांड ये थी कि अकेले अकेले आप उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते जो जमे जमाए हैं और जिनके तमाम इदारों के अंदर नफूज भी मौजूद हैं और जो हालात को बदलना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने इश्तराक किया है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। डिपेंड ये करता है कि परसों बेखौफ होकर लोग निकलें, नौजवान निकलें, खवातीन निकलें। मैं कहता हूं कराची में अगर 50% से ज्यादा पोलिंग हो गई तो इंशाअल्लाह ताला मेयर जमात इस्लामी या पीटीआई का होगा। लेकिन NA 246 का जो रिजल्ट आया, उसके बाद हैदराबाद का जो स्वीपिंग रिजल्ट MQM के हक में आया, तो MQM को इस वक्त एक अखलाकी फतह तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी इत्तेहादी और आप पर हासिल है, तो आपका मोरल कितना मजबूत है MQM के अगेंस्ट? देखें, पूरा कराची ना NA 246 है और ना हैदराबाद है। हैदराबाद की अपनी डायनामिक्स हैं और वहां पर जो अपने मसाइल हैं, लेकिन कराची जो है वो NA 246 जैसी सिर्फ 2-3 सीटों पर ही मुश्तमिल है। बाकी तमाम सीटें उसके बिल्कुल सामने NA 245 भी है, जिसपे 2013 में 85,000 से ज्यादा वोट पड़े थे, जबकि हमने MQM के खिलाफ जो कि हमने बाइकआउट किया था 1.5 बजे। तो मैं समझता हूं कि कराची की डायनामिक्स भी मुख्तलिफ हैं और कराची में अब लोग बेजार भी बहुत हैं, इसलिए कि इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन, और इसकी सूरत हाल ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का निजाम नहीं है। अच्छा, अब जिसके पास इतना बड़ा मैंडेट है, 25-26 MNA और 50-51 MPA और 8 सेनेटर और गवर्नर, अगर वो कराची को कुछ नहीं दे सकें तो मजीद क्या लोगों से कह रहे हैं कि कुछ उन्हें देना चाहिए। इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि जो आपका मुकदमा नहीं लड़ सका मैंडेट के बावजूद, जो आपके लिए कुछ नहीं कर सका, तब आपको उन लोगों को लाना चाहिए कि जिन्होंने ईमानदारी और दयानतदारी के साथ इस शहर की खिदमत की है। जमात इस्लामी एक्सपीरियंस है, पीटीआई की एक जनरल वेव है, ये दोनों मिले हैं तो इंशाल्लाह एक मोमेंटम बन रहा है इसके नतीजे में। ठीक है, हाफिज नईमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के लिए 5 दिसंबर के लिए, ऐसे वक्त में कि जब इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 4 घंटे कराची के लिए रह गए हैं। बढ़ेंगे हम कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात और सबसे बड़े सियासी स्टेक होल्डर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब। आसिफ हसनैन साहब MQM के मुमताज सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन पर। अस्सलाम वालेकुम आसिफ हसनैन साहब। और हाफिज नईमुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि कराची का मेयर जमात इस्लामी से होगा और कराची के अवाम MQM से उकता गए हैं। आपका क्या कहना है, इसे काउंटर करने के लिए MQM की क्या स्ट्रैटेजी है 5 दिसंबर के लिए? देखें जी, ये बात तो हाफिज नईम और रहमान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से MQM ने सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल के दौर में शहर की ऑनरशिप जब मिली तो उसमें किस तरह से काम किया। दूसरी बात यह है कि कोई भी इलेक्शन जीता जाता है अपनी वर्किंग के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर, अपने मंशूर पे कि उसका मंशूर क्या है, डिलीवरी क्या है। हमने तो प्रैक्टिकली सारी चीजें की है, इसलिए NA 246 में हमें वो रिजल्ट मिला। लेकिन जहां तक ताल्लुक है जमात इस्लामी का अगर आप मंशूर देखें तो उसमें वो वाजे कर रहे हैं कि जी हम सिर्फ MQM आपसे वोट मांग रहे हैं। वो ये बात को क्लियर नहीं कर रहे कि जी हमें शहर में ये काम करने हैं, ये चीजें करनी है, ये बेहतरी करनी है, सड़कों रेलवे के मामलात हैं, पानी के मामलात हैं, ट्रांसपोर्ट का नहीं। वो कहते हैं कि MQM वोट दो। इस शहर ने उन लोगों को हमेशा रद्द किया है कि जिन्होंने MQM वोट मांगने की कोशिश की, MQM को साइड लगाने की कोशिश की और शॉर्टकट में आने की कोशिश की। 30 साल तक इस शहर में माजी में MQM से पहले यही जमात इस्लामी थी। लेकिन आसिफ हसनैन साहब, अगर जमात इस्लामी MQM कार्ड इस्तेमाल कर रही है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कराची में विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। आप भी अपने मंशूर का प्रचार नहीं कर रहे कि आप सड़कें बना कर देंगे या नालियां बना कर देंगे या पानी के या ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करेंगे, आप विक्टिम कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कराची में। इसमें सबसे पहले MQM ने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अगर आपने देखा हो पूरा मंशूर जो है हमने पेश किया। उस मंशूर में ये तमाम चीजें मौजूद हैं जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर की गई, उसको मंशूर पे लाया गया जिसमें सड़कों रेलवे के मामला, ट्रांसपोर्ट के मामला, पानी जैसे शहर में मामला, ये सारी चीजें मौजूद है। इसको बिल्कुल करेंगे। और एक चीज मैं और कहूंगा, इन सारी चीजों के लिए एक बड़ी कॉमन चीज है, वो है इख्तियार। हमारा सबसे पहले कोशिश होगी कि जो सिंध गवर्नमेंट ने जो इख्तियारात खास तौर पर गार्बेज वेस्ट का इख्तियार जो है वो भी जो है सिंध गवर्नमेंट ने बिल पास करके उसको ले लिया है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड बना दिया है। ये सारी चीजें फौरी तौर पर वापस लेनी होगी, जिसके लिए लोकल गवर्नमेंट की जो पूरी फोर्स जीत कर आएगी, पूरी एक फोर्स होगी जो कि इन तमाम चीजों में
अपने मेयर के साथ मिलकर कोशिशें करेगी और सूबाई गवर्नमेंट में इख्तियार लेगी। ठीक है, आसिफ हसनैन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की स्ट्रैटेजी 5 दिसंबर के लिए आपने डिफाइन कर दी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। और अब बढ़ेंगे पंजाब की तरफ, क्योंकि वहां पर भी तीसरा मरहला होने जा रहा है, तीसरा और आखिरी मरहला बल्दियाती इंतखाबात का। सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि पंजाब के इस आखिरी मरहले में क्या नून लीग एक बार फिर से हैट्रिक कर पाएगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं अपनी सियासी साख और सियासी बका बचा पाएगी? इसका तज्जिया लेने के लिए हम चलेंगे इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, उनकी तरफ टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार अहमद साहब। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा इफ्तिखार साहब कि आपकी नजर में तीसरा मरहला, जिसमें जनूबी पंजाब के बहुत से अजला भी शामिल हैं, इसमें नून लीग हैट्रिक कर पाएगी जीत की, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं अपनी सियासी साख या कोई आखिरी छक्का लगाती हुई नजर आएगी हमें? देखिए, नून लीग साफ ज़ाहिर है कि दूसरी पार्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज है। उनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं और उनके कोऑर्डिनेटर्स वहाँ मौजूद हैं और उनकी प्रेजेंस ऑलरेडी फील्ड में मौजूद है, तो उसको फोकस होगी। दूसरी पार्टियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पूरी के पूरे इस बेल्ट के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल उसको देखनी पड़ेगी। और उसके बाद पीटीआई की पोजीशन है, और कुछ जगहों पे अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नाकामी हुई तो उसकी वजह उनकी अंदरूनी धड़ेबंदी होगी। खासतौर पर अगर हम भावलपुर में देखें और या डेरा गाजी खान में देखें, तो डेरा गाजी खान में मुकाबला नवाज लीग और पीटीआई कह लेंगे, वहाँ पे पीटीआई में चले हैं सैफुद्दीन खोसा वगैरह के। ठीक, तो इसमें मुझे तो ऑलमोस्ट वही चीज नजर आती है। लेकिन ये कि इस्लामाबाद के इलेक्शन के बाद पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो ज्यादा जोश और खरोश से इसमें हिस्सा ले। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार अपना तज्जिया दे रहे थे और कह रहे थे कि इस वक्त तक जो ट्रेंड चल रहा है तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही तीसरे मरहले में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कामयाबी अभी हालिया इस्लामाबाद में हासिल की है तो उससे काफ़ी चार्ज है पीटीआई का वर्कर, और बैद नहीं कि वो कुछ मुआवजा कर दिखाए। शाह महमूद कुरैशी साहब की सियासत का, उनके बल्दियाती दौरों का, ग्रास रूट लेवल पे उनके इंट्रैक्शन का भी बड़ा इम्तिहान होगा पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात का, जो कि एक तकोन है और ये तकोन आपस में कहीं ना कहीं जुड़ती है। और 9 दिसंबर को होने वाली हार्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में क्या इन 3 मुमालिक के ताल्लुकात की तकोन एक बार फिर से जुड़ पाएगी? बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। 8 दिसंबर से इस्लामाबाद में एक तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसका मकसद ये है कि अफगानिस्तान में जो अमन अमल है उसे आगे बढ़ाया जाए, और साथ ये कि एशियाई ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन्हें बेहतर से बेहतर किया जाए। अब अफगान अमन अमल जो कि उस वक्त से तातुल का शिकार है जब से मुल्ला उमर की हलाकत की खबर सामने आई थी, और उसके बाद खुंदूस में तालिबान ने कब्जा कर लिया था कुछ अरसे के लिए। उस वक्त से ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, इनका सेकंड राउंड होना था। अब खबर यह है कि अफगान सदर अशरफ गनी 8 दिसंबर से पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, और उस आमद की वजह से शायद अफगान अमल एक बार फिर से शुरू हो सके, उसका सेकंड राउंड जो टूरा था वो दोबारा से उसका आगाज हो सके। लेकिन अभी तक अशरफ गनी साहब की आमद की तस्दीक नहीं हो सकी। एशियाई ममालिक के आपस के ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में बहुत अहमियत के हामिल हैं, और ख़बर यह भी आ रही है भारत से कि या तो उनकी वज़ीर ख़ारजा या कोई और सीनियर मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ़ ला सकता है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि इंडिया की तरफ से कौन आएगा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि भारत की तरफ से भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जाएगी। अब 2 बड़े सवालात यहाँ पर जन्म लेते हैं। एक तो ये कि मुल्ला उमर की हलाकत की खबर से जहां अफगान अमन प्रोसेस टूटा था, तो अब जबकि मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान के नए अमीर
ان کے زخمی ہونے کی غیر مصدقہ خبر سامنے آئی ہے، تو کیا یہ خبر ایک بار پھر سے افغان پیس پروسیس پہ اثر انداز تو نہیں ہوگی؟ اور اس کے علاوہ وزیراعظم نواز شریف جب سے پیرس میں وزیراعظم مودی صاحب سے ملے ہیں تو انہیں پاکستان کے اندر نہ صرف اپوزیشن کی بلکہ دیگر حلقوں کی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آج عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کافی سخت الفاظ میں تنقید کی۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے گا۔ کھاٹمانڈو میں میٹنگ ہوئی اور ادھر بڑی خفیہ میٹنگ ہوئی نریندر مودی اور نواز شریف کی، اور اس نے پھر یہ ایکسپلین کیا کہ میاں نواز شریف ڈر رہے تھے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اور نریندر مودی ڈر رہے تھے اپنے رائٹ ونگ جو بھی ان کی ایک ایکسٹریم جماعت ہے اس سے ڈر رہے تھے۔ دیکھیں یہ لیڈر ڈرانے کرتے ہیں۔ بھارت سے تعلقات کے لیے کیا وزیراعظم نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی منانا پڑے گا؟ یہی سوال لے کر چلیں گے، اور اس کے علاوہ پاک افغان تعلقات کے سوالات لے کے ہم چلیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما خورشید محمود قصوری صاحب۔ السلام علیکم خورشید قصوری صاحب، اور سب سے پہلے آپ سے پاک افغان تعلقات کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ افغان پیس پروسیس جو کہ ٹوٹا تھا جب ملا عمر کی ہلاکت کی خبر آئی تھی، تو اب ملا منصور کے زخمی ہونے کی جو غیر مصدقہ خبر سامنے آ رہی ہے، کیا یہ اثر انداز تو نہیں ہوگی اس خبر پر جو کہ پاک افغان مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے کے بارے میں سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو جو ہے دلچسپی کا باعث ہے وہ یہ کہ جو پچھلی خبر تھی وہ افغان جو انٹیلیجنس ہے NDS نے بریک کی تھی، اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ جب بات چیت شروع ہو گئی تھی، اگر ان کو اس کا پہلے علم تھا تو پہلے بھی اعلان کر سکتے تھے کہ عین اس وقت انہوں نے اعلان کر دیا کہ ملا عمر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروبیبلی پہلے سے علم ہوگا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو پیس ٹاکس ہیں شروع ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ NDS کے بارے میں ہمیں شروع سے یہ شبہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں جو کوئی زیادہ پاکستان کی طرف سے پازیٹیولی مائل نہیں ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پرانی سوویت یونین سے تعلق ہے اور ہندوستان کے نسبتاً قریب ہیں۔ ایک ان کے ہمارے وقت میں ایک ان کے ہیڈ ہوا کرتے تھے، وہ تو پروناؤنسڈلی اینٹی پاکستان تھے۔ اب یہ ایک تو یہ چیز آپ مد نظر رکھیں کہ اس کی جو خبر آئی ہے ان کی طرف سے آئی ہے۔ اب یہ جو دوبارہ آئی ہے ہو سکتا ہے یہ بھی کسی چیز کا شاخسانہ ہو، کیونکہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے۔ لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بات یوں ہے کہ پاکستان، امریکہ، افغانستان، چین، خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ جہاں تک امریکہ اور چین کا تعلق ہے، ان کے فار ایسٹ میں، ساؤتھ چائنا سی میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کافی اختلافات ہیں۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ افغانستان کا جو خطہ ہے اس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ سٹیبل ہو جائے۔ اس لیے امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ٹاکس اب ہوں گی اسلام آباد میں یہ پازیٹیولی چلیں گی، کیونکہ اس میں 14 تو ممبرز ہیں اور کوئی 16 جو ہیں وہ سپورٹنگ ممبرز ہیں۔ جو امپورٹنٹ ممبرز ہیں اس کے رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، چین ہے، اور جو اس کے سپورٹنگ ممبرز ہیں اس میں امریکہ ہے، اس میں برطانیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور پھر بہت سی آرگنائزیشنز ہیں لائک یونائٹڈ نیشنز اور OIC، بہت لوگوں کی اس پہ امیدیں ہیں۔ اب افغان صدر اگر یہاں آ رہے ہیں، جو میری خواہش ہے کہ آئیں اور یہی اطلاعات ہیں، تو سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر کی جو وزٹ ہے پیرس میں، جہاں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور برطانیہ کے پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے، اور پھر اس کے آرمی چیف امریکہ سے ہو کے آئے ہیں، پاکستان آرمی کے چیف جنرل راحیل شریف، اور اس سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں سے ہو کے آئے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ سب کی طرف سے پش ہے کہ یہ اس چیز کو آگے چلایا جائے۔
यही क्या सबकी तरफ से यही पुश आपको पाक भारत ताल्लुकात में भी नजर आ रहा है? क्योंकि जब से पेरिस में मिल के आए हैं, हैंडशेक करके आए हैं नवाज शरीफ साहब मोदी साहब से, तब से उन्हें अपने घर में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। फिर भारतीय सहाफी बरका दत्त साहिबा का वो एक इंकशाफ सामने आ जाता है कि 2014 में सिर्फ हैंडशेक नहीं हुआ था, 1 घंटे की तवील खुफिया मुलाकात हुई थी। और इस पे आपकी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी आज एक बार फिर सख्त तनकीद की है। तो इस सारी तनकीद के तनाजुर में आपको लगता है कि जो पुश पाक अफगान ताल्लुकात में सबका है, बशमूल फौज एंड एस्टैब्लिशमेंट, वही पुश पाक इंडिया रिलेशनशिप में भी है? देखिए, मैंने तो इस पे किताब लिखी है और यानी टोटल अपनी फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन उसमें बहुत हद तक इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात का जिक्र है। और मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी अपोज नहीं करती मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद इंडिया। ये बहुत गलत तासुर है और मैंने उनसे डील किया है। 5 साल मैं वजीर खारजा रहा हूं, मैंने आर्मी को स्टडी किया है, मैंने एनडीसी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एड्रेस किया है, स्टाफ कॉलेज क्वेटा में किया है, फॉर्मेशन कमांडर्स में किया है, मैंने बहुत से गैरिजन्स में जाके बातचीत की है। मैं 100% सर्टन हूं कि सिर्फ शर्त एक है, और शर्त यह है कि इट शुड बी एन ऑनरेबल पीस, और बराबरी की बुनियाद पर मसला कश्मीर और दीगर मसाइल का हल होना चाहिए, एक ऑनरेबल पीस होना चाहिए। लेकिन अगर हट धर्मी की जाए, जैसे कि बीच में भारत की तरफ से दिखाई गई कि नहीं हम तो कश्मीर पे नहीं बात करेंगे, हम टेररिज्म पे बात करेंगे, तो ये तो बहुत से लोगों को पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं। तो आर्मी एज सच या पर से इसकी मुखालिफ नहीं है, और वो चाहती है कि बामकसद मुज़ाकरात हो और जो कश्मीर के साथ मसाइल हैं वो पुरवकार तौर पर उसका मुनसिफाना हल ढूंढा जाए। अब आपने जो बात किया इनकी सीक्रेट मीटिंग की, सीक्रेट मीटिंग का जहां तक ताल्लुक है मुझे समझ नहीं आई। मैं बहुत सी सीक्रेट मीटिंग्स किया करता था, यानी 1 to 1 उसको हम कहा करते थे, लेकिन वो मैं एकदम रिकॉर्ड पे बाद में ले आया करता था। यही तरीका होता है कि आप बाद में रिकॉर्ड कराएं और मैं फौरी तौर पे लिख। अब मुझे नहीं समझ आई कि अगर किसी को पता ही नहीं है, जैसे बरका दत्त कह रही हैं, और हिंदुस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो भी उसको डिनाई किए जा रहा है और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस डिनाई कर रहा है, तो फिर कोई इसमें राज की क्या जरूरत थी? प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि दंदनाते हुए सीक्रेट में जो मिलना है ये खुद बहुत से शुभात को जन्म देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्शीद कसूरी साहब हमसे बात कर रहे थे। और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कराची में मिलिट्री पुलिस के जवानों के कत्ल का, और उसमें इस्तेमाल होने वाला असलहा कराची के साउथ जोन में पहली बार इस्तेमाल हुआ। इस कत्ल की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं ये आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। 2 रोज पहले कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एम ए जिन्ना रोड पर मिलिट्री पुलिस के 2 जवानों का कत्ल, उसके बाद इस सिलसिले में फौरी तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई थी, जो कि 8 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम थी। इसके सरबरा DIG साउथ डॉक्टर जमील अहमद साहब थे। आज प्रोग्राम में खुसूसी डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि 2 दिन के अंदर, और खासतौर पर जिस कमेटी को वो हेड कर रहे हैं, उस कमेटी के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं, क्या कोई तहकीकात का रुख या उसकी सम कहीं ना कहीं डिटर्मिन हुई है कि कोई लीड मिली हो इस मिलिट्री पुलिस के जवानों के कत्ल के सिलसिले में। चलेंगे कराची, वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं DIG साउथ डॉक्टर जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद साहब, और आपने डेली बेसिस पर रिपोर्ट सबमिट करवानी है इन्वेस्टिगेशन की इस कत्ल के मुतालिक हुकूमत को, तो कोई आज रिपोर्ट सबमिट हुई है? जी बिल्कुल, आज हमने रिपोर्ट सबमिट की है और उसमें अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हमने की है उसकी तमाम मेन फीचर्स इंक्लूड की हैं और तमाम रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को हमने भिजवाया है जी उसको। तो कहाँ तक पहुँची आपकी तफ्तीश अभी तक? देखिए, इट वाज अ बिट ऑफ स्टनर फॉर अस जब ये परसों ये इंसिडेंट हुआ है, बिकॉज पिछले कोई 1.5 साल में कभी पाकिस्तान आर्मी को कराची में अटैक नहीं किया गया, तो दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अपसेटिंग इंसिडेंट। लेकिन हम तब से एक्टिव हैं एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है और दीगर एजेंसीज भी हमें फुली सपोर्ट कर रही हैं,
बेसिकली अब तक जो इसमें प्रोग्रेस है जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगी, हमारे पास वीडियो फुटेजेस हैं जिनमें से हमने पिक्स निकाली हैं एंड वी हैव रीज़न टू बिलीव कि जो वो बुज़दिल दहशतगर्द जिन्होंने पुश से वार किया हमारे जवानों पे, उनके बारे में हमें सफिशेंट इंफॉर्मेशन इन फुटेजेस से मिली है जो काफ़ी हेल्प करेगी इस केस को ट्रेस करने पे। और हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये लोग इस इलाके में मौजूद थे और ये एक फुटेज में सड़क की दूसरी तरफ थे और हमारे जवानों की गाड़ी अक्रॉस द रोड दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी। और हमें ये लगता है कि इनको देखने के बाद इन्होंने इनको कुछ देर फॉलो किया है और उसके बाद मुनासिब जगह पे जहाँ पे इनको लगा है कि इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वहाँ इन्होंने अटैक किया है। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक ने सर्जिकल मास्क पहना हुआ था जो अब हमारी रिसर्च से हमें लग रहा है, पहले हम समझ रहे थे कि शायद ये कोई रुमाल है या कपड़ा है, और दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ था। और इन्होंने इसी दौरान एक बंदे ने जैकेट भी पहनी है, गन को कॉक भी किया है। मतलब उन फुटेजेस में से ये चीज़ें हमें अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर नजर आ रही हैं। तो जमील और हमें ये जनरल मुल्ज़िमान अपनी डायरेक्शन शनाख्त छुपाए हुए थे और इससे पहले आप फरमा चुके हैं कि आपको फुटेज की मदद से कुछ ना कुछ मदद हासिल हो रही है इन मुल्ज़िमान को लोकेट करने में। तो अपनी शनाख्त छुपाए हुए मुल्ज़िमान को आप लोकेट किस तरह से कर रहे हैं जबकि उनके चेहरों पर मास्क थे? आप सिर्फ फुटेज की मदद ले रहे हैं या कुछ दीगर ज़राए भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन्होंने किसी ख़ास जगह पे ये पहना होगा और मुमकिन है इस इलाके में लोगों ने इनको बग़ैर मास्क के भी देखा होगा। उसके साथ साथ हम ऐसे आई विटनेसेस को भी मज़ीद तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने इनको देखा हो, ख़ासतौर पर जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है। आज अनफॉर्चुनेटली चेहलम की वजह से सारे बाज़ार बंद हैं और कोई भी नहीं है। हम कल फिर कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसे आई विटनेसेस इस पूरे इलाके में, बिकॉज वो इस इलाके में कुछ देर से घूम रहे थे, तो किसी ने जिन्होंने उनको देखा हो वो उनको आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमें उनके जिस डायरेक्शन से वो आए हैं और जिस डायरेक्शन में फिर उन्होंने एस्केप किया है उससे भी कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि ये कौन लोग हो सकते हैं। प्लस फिर जो इंसिडेंट्स माजी में इस वेपन से हुए हैं जो मेनली वेस्ट जोन में हुए हैं उसमें भी ज़्यादातर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अटैक किया गया है जिसमें पुलिस और रेंजर्स शामिल है। जो आखिरी इंसिडेंट रेंजर्स का अनफॉर्चुनेट हुआ था जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे उसमें भी ये वेपन यूज़ हुआ था। तो हम जियो फेंसिंग इसकी भी हमने कराई है। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जियो फेंसिंग उस केस में भी हुई थी, इसमें भी हुई है। इसकी भी रिपोर्ट हमें अनकरीब मिल जाएगी मुतलका वफाकी अदारे से। तो हम इसको क्रॉस मैच करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कोई नंबर कॉमन हैं। आई एम श्योर कि हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। अब तक की जो हमारी असेसमेंट है वो यही है कि कराची में कई बैंड आउटफिट इन एक्शन हैं, लेकिन ये हम ज़ीरो इन कर रहे हैं। हमारा ये अंदाज़ा है कि ये एक्शन किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के ही है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही है। और अब इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस भी किए हैं, सारे चैनल्स पे रिपोर्ट भी किया है। अंदाजा आपका कि इस मिलिट्री पुलिस के जवानों के कत्ल के पीछे कोई कलदम तंजीम हो सकती है, ये अंदाजा आपका शवाहिद की बुनियाद पर है? जी, एक्चुअली यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स और उस पर थोड़ा टाइम लगता है। अभी बज़ाहिर तो 48 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, लेकिन आज का हमारा सारा दिन चेहलम पे फोकस रहा है। वो साथ साथ हम इस पे भी काम करते रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद ज़रूर इसमें कोई ना कोई हेडवे होगा। हम मुख्तलिफ जगहों से बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग उठा रहे हैं और उनको हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आई एम श्योर किसी न किसी से हमें इंफॉर्मेशन मिल एक और जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये कि जो असलहा इस्तेमाल हुआ मिलिट्री पुलिस के जवानों के कत्ल में वो कराची के साउथ जोन में पहली बार इस्तेमाल हुआ, इससे पहले वेस्ट जोन में इस्तेमाल होता रहा है। तो ये कितना मददगार साबित हो सकता है कि इस किस्म का असलहा साउथ जोन में कोई भी दहशतगर्दी या टारगेट किलिंग की वारदात में इस्तेमाल हो, ये आपकी तफ्तीश में कितना मदद दे सकता है?
देखें, दिस कुड बी अ वेरी क्रूशल फैक्टर इन आवर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ये जो 8-9 केसेस जिनकी आप बात कर रही हैं, ये पिछले नवंबर यानी नवंबर 2014 से आज तक के केसेस हैं, और उन केसेस में भी जाहिर है इन्वेस्टिगेशन हुई है, और हमने एक एसएसपी की ये ड्यूटी लगा दी है कि उन तमाम केस फाइल्स को एग्जामिन करे और देखे उनमें से क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकल सकती है जो इस केस के साथ कनेक्ट हो सकती है। और अब तक का जो हमारा एनालिसिस है ये उन केसेस की बुनियाद पे भी है कि ये किसी बैंड आउटफिट का ही एक्शन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद साहब, डीआईजी साउथ और इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि मिलिट्री पुलिस के 2 जवानों के कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके सरबराह हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसके पीछे अंदाजा है और ठोस अंदाजा है, ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कि किसी कलदम तंजीम का हाथ है। बहरहाल जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी आपको हम लाजमन आगाह करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे असलहे का फैलाव, लेकिन उसके लिंक करेंगे हम कैलिफोर्निया वाक़े से, जहां आज माजूरों के आलमी दिन के मौके पे माजूरों के मरकज़ को निशाना बनाया गया। असलहे का फैलाव अमरीकी और पाकिस्तानी मुआशरे के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और अब बात करेंगे अमेरिका में पेश आने वाले कैलिफोर्निया में अफसोसनाक हादसे के मुतालिक, जहां पर माजूरों के आलमी दिन के मौके पे माजूरों के एक मरकज में मैस शूटिंग का वाकया पेश आया। एक मियाँ बीवी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके 14 अफराद को हलाक कर दिया और 15 से ज्यादा अफराद को जख्मी कर दिया और उसके बाद वो भी पुलिस के हाथों मारे गए। माजूरों के मरकज पे हमला करने वाले यकीनन खुद भी ज़हनी माजूर हैं, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तो सोच विचार की सलाहियत रखते हैं। तो आखिर अमेरिका जैसे इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क, बल्कि सुपर पावर, यहाँ पर इंतहाई खतरनाक असलहा इंतहाई आसानी से दस्तयाब क्यों है? क्योंकि रिपोर्ट ये हुआ है कि ये दोनों मियाँ बीवी जिन्होंने फायरिंग का ये वाकया किया है, इनके पास छोटी हैंड गन्स नहीं थी, इनके पास खुदकार असलहा था, बड़ी राइफल्स, बड़ी मशीन गन्स थी और इसके अलावा भी बारूद इनके पास मौजूद था। इसके अलावा एक और सवाल ये पैदा होता है कि अब जबकि इन दोनों मुल्जिमान का ताल्लुक पाकिस्तान से भी बताया जा रहा है, तो अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी खास तौर पे और तमाम मुसलमान बिलउमूम, उनके लिए ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल हो सकती हैं, इस पे हम अमेरिका से पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और पाकिस्तान से पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। और ये बताएं कि कैलिफोर्निया का आज का वाकया, लेकिन इससे पहले इसी साल अमेरिका में 353 ऐसे वाकयात, तो आखिर गन कंट्रोल के लिए अमेरिका में सख्त कवानीन क्यों नहीं बनाए जाते? जी वरीदा शुक्रिया। यहाँ अमेरिका में ये एक बहुत ही सियासी इसका पहलू लिया जाता है, इस इशू का बहुत ही ज्यादा इस पे बहस मुबाहिसा, लेकिन आखिरकार यहाँ पे अमेरिका के सिस्टम में लॉबिंग का बड़ा अमल दखल होता है इस तरह के फैसलों में। और यहाँ पे एक जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है, जो एक लॉबी है जो गन कंट्रोल के खिलाफ है, क्योंकि याद रखिए बहुत सा अमेरिका दुनिया को वो बड़े शहर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन और लॉस एंजलिस पता है, लेकिन बेशतर जो अमेरिका का इलाका और जो शहरी हैं वो उन इलाकों में रहते हैं जो कंट्री साइड तस्वर किए जाते हैं, जो बड़े शहर नहीं है। वहां पे अभी भी काफी ट्रेडिशनल नॉर्म्स अप्लाई होते हैं और उसमें गन कंट्रोल इनकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक राइट टू बेयर आर्म्स की जो बात है वो बड़ी स्ट्रांगली जो है यहाँ बहस होती है कि उसको नहीं छेड़ा जा सकता। और जो ये गन है वो एक ऐसा इक्विपमेंट आला है, ऐसा राइट है जो किसी अमेरिकी शहरी से नहीं लेना चाहिए। इस पे बहुत सी ऑपोजिशन भी है। सदर ओबामा जो है उस ऑपोजिशन में सबसे आगे हैं। हिलरी क्लिंटन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो भी इसकी बहुत बात करती हैं, लेकिन आखिरकार ये लॉबी। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब जबकि इन मियाँ बीवी का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, तो अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी और मुसलमान, इनके लिए हालात संगीन हो सकते हैं? जी देखिए वरीदा, बदकिस्मती से ये पहला वाकया तो नहीं है जिसमें पाकिस्तान का कोई नाता जुड़ा है या मुसलमानों के पस मंजर में। ये बात तो अब काफी देर से हो रही है। बदकिस्मती से पेरिस में भी ये वाकया हुआ, उसका भी यहाँ असर होता है। अमेरिका का सिस्टम इतना मजबूत है रियासत का कि
یہ معاملہ ہاتھ سے نکلے گا نہیں اس طرح کہ مسلمانوں کے خلاف یا پاکستانیوں کے خلاف کوئی بڑی مہم شروع ہو جائے. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہاں ایک اسلاموفوبیا کا ایلیمنٹ تو اب مغربی ممالک میں موجود ہے, اور یہاں پہ یاد رہے کہ امریکہ میں بہت شکریہ آپ کا معید یوسف صاحب, سینئر تجزیہ کار امریکہ سے ہمیں پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. اور اب یہی سوالات لے کے چلیں گے اکرام سہگل صاحب کی طرف, ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے, اور ان سے ہم جانیں گے کہ پاکستان کا پرسپیکٹو کیا ہے اور پاکستان کے لیے اسلحے کا پھیلاؤ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے. السلام علیکم اکرام سہگل صاحب, اور پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ کیلیفورنیا واقعے کے جو ملزمان ان کا تعلق جو پاکستان سے نکلا ہے, تو یہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں اور مسلمانوں کے لیے کتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ بالکل سنگین ہو سکتا ہے جی, کیونکہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کافی یہ ایک وہ ہے کہ گراؤنڈ زیرو آف ٹیررزم ہے, اور یہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے, ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, اور تربیت دی جاتی ہے لوگوں کو کہ جا کے اوپر, اور انسٹرکشن دی جاتی ہیں کریں. آبویسلی یہ تھوڑے سال سے, کیونکہ القاعدہ کے جب سے ہوا موومنٹ ہو گیا عراق اور وہاں پر لڑائیاں شروع ہو گئیں, تو یہ موو کر گیا, اور داعش کی وجہ سے یہ تھوڑا فوکس شفٹ ہو گیا. لیکن آبویسلی جب ایک دفعہ پاکستان کا نام آ جاتا ہے تو پاکستان کو یہ جو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی جو رہتے ہیں وہاں پر شہری, ان کے لیے کافی دشواریاں ہوں گی, پرابلمز ہوں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح معید نے کہا ہے کہ ایک تو ضرور ہے کہ لوگ رائٹ ٹو ویئر آرمز ان کا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں جو بڑے شہر میں نہیں ہوتی ہیں, ان کی تھوڑی سی مایوپک ویو ہے, وہ تھوڑا سا ایک ان کی پریجوڈس ہوتی ہے اگینسٹ فارنرز اینڈ پرٹیکولرلی اسلام کے خلاف, دس کے خلاف. آپ دیکھیں ان کا ایک پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, وہ جھوٹ بولے جا رہا ہے کہ 9/11 کے بعد نیو جرسی ریزیڈنٹس نے سیلیبریٹ کیا تھا. وہ میئر جولیانی جو تھے گورنر, وہ بھی بول رہی جھوٹ ہے, وہ میئر بول رہا جھوٹ ہے, میڈیا بول رہی ہے جھوٹ ہے, لیکن وہ بولے جا رہا ہے. دیکھیں تو اس لیے آئی تھنک کہ جو لوگ وپ اپ کرتے ہیں نا, فرینزی کو وپ اپ کرتے ہیں, سینسٹیونیس کو, وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ریئلی پاکستانیوں کے لیے وہاں پر بہت ہی ایک مصیبت ایک. اور اکرام صاحب, اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں, امریکہ میں گن کنٹرول ایشو بہت سنگین ہے, لیکن پاکستان میں بھی اسلحہ بے تحاشا بنتا ہے, اور بے تحاشا ایک سے دوسرے شہر میں, ایک سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر یا سمگل بھی ہوتا رہتا ہے. خاص طور پہ کراچی میں ابھی ملٹری پولیس پہ ہونے والا اٹیک, اس سے پہلے رینجرز پہ ہونے والا اٹیک, اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا وہ شاہ رخ جتوئی اور شاہ زیب والا معاملہ, زین والا معاملہ. اس طرح سے کراچی یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے اپنی ساتھی طالبہ کو قتل کر دیا گولی مار کے. تو پاکستان کے لیے اسلحے کا پھیلاؤ کتنا سنگین ہے, اور ہمارے پاس قوانین سخت کیوں نہیں ہیں اس گن کنٹرول کے لیے؟ 28 سال پہلے رضا میں نے 1987 میں ایک لکھا تھا ڈی ویپنائزیشن کے بارے, اور اس وقت میں نے یہی لکھا تھا, اور کراچی شہر سے کہ میں بولا کہ جی آپ اگرچہ اس ویپنائزیشن کو نہیں کنٹرول کریں گے, پرٹیکولرلی بیکاز جو یہاں سے تھروڈوفیئر تھی فار دی افغان وار ایٹ دیٹ ٹائم, تو آپ کو یہ بعد میں آپ کو بڑا مہنگا پڑے گا. نیچرلی یہ میں ریپیٹ کرتا رہا ہوں, اینڈ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, جس دن تک آپ ڈی ویپنائزیشن نہیں کریں گے آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو بولتے ہیں کنٹرول کرے کسی کو, کیونکہ وہ آپ کی جو دہشت گرد ہے وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ تو ایک پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے, وہ غریب بھی ہو سکتا ہے, وہ تو اس کی مائنڈ سیٹ ہے ایٹ دیٹ ٹائم واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. ٹھیک ہے جی, تو ڈی ویپنائزیشن جو ہے یہ مسٹ ہے. اکرام سہگل صاحب, ماہر سیکیورٹی امور, بہت شکریہ آج پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے. اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے جو ہمارا آج کا سوال تھا کیلیفورنیا واقعے سے متعلق کہ گن کنٹرول کس ملک کا زیادہ ایشو ہے, امریکہ کا, پاکستان کا, یا دونوں ملک کا یکساں, تو اس وقت تک 300 کے قریب ووٹ آ چکے ہیں. 48% سمجھتے ہیں امریکہ کا زیادہ مسئلہ ہے, اور اس کے قریب 31% سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک کا یکساں مسئلہ ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. آپ سے ملاقات ہوگی کل کی خبروں, ان کے ایشوز اور ان کے حل کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آج آپ کی بیوی خود کو سب کے بعد رکھتی ہے, کبھی سنڈے نہیں مناتی, اور کل آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ ریٹائر نہ ہو سکیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اسی لیے جوبلی انشورنس پیش کرتا ہے آپ کی ضرورت کے مطابق پلانز, کیونکہ آج آپ صحیح فیصلہ کریں گے تو کل سب صحیح ہوگا. بے فکر مستقبل کے لیے صرف جوبلی انشورنس. کوئی جو رکھے پیار سے
صرف ڈالڈا کوکنگ آئل. DHA پشاور یونیورسٹی کے عقب میں